Assalamu alaikum. My name is Hafizat Amina Kawal and I am here to teach computer science course to the second year students of Rawalpindi board. We have already started chapter number 9. Previously we have covered chapter number 8. Today we will continue with our next session. Today we are going to start with comments. How in programming we are going to implement the comments we will see in this topic. Comments are the lines of program that are not executed. ऐसी लाइंस जो कि हम प्रोग्रामिंग के अंदर राइट डाउन करते हैं जो कि एग्जीक्यूट नहीं होती, those lines are known as comments. The compiler ignores comments and does not include them in the executable program. कंपाइलर जो है वो जब पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो वो कमेंट्स की जो लाइंस होती हैं उनको इग्नोर कर देता है और बाकी प्रोग्राम को जो है वो एग्जीक्यूट करता है. दैट इज व्हाई द कमेंट्स डू नॉट अफेक्ट द साइज ऑफ द एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम. तो आप कमेंट्स जितने मर्जी उसके अंदर डाल दें, उससे आपके ओवरऑल साइज के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम का जो साइज है अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो प्रोग्राम को जो है आउटपुट को हैवी कर सकता है और उससे आउटपुट स्लो डाउन हो सकती है. लेकिन कमेंट्स जो हैं वो आपके एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम के साइज को इम्पैक्ट नहीं डालते, तो इसलिए यू कैन राइट एनी काइंड ऑफ और you can write as many comments as you want. Comments are used to increase the readability of the program. हम कमेंट्स यूज क्यों करते हैं अपने प्रोग्रामिंग सिंटेक्स के अंदर? ताकि हम उसकी रीडेबिलिटी को या उसको पढ़ने में आसानी को जो है वो इंक्रीज कर सकें. पढ़ने में आसानी किस तरह होगी? अगर हमने कोई प्रोग्राम का फंक्शन बनाया है, लेट सपोज हम एडिशन का फंक्शन बना रहे हैं, तो हम ऊपर कमेंट लाइन में लिख सकते हैं कि दिस इज पार्ट ऑफ द एडिशन फंक्शन. तो अगर हम इस तरह की स्टेटमेंट्स लिख देंगे अपने प्रोग्रामिंग सिंटेक्स के अंदर, तो नेक्स्ट टाइम जब हम प्रोग्राम ओपन करके उसको रीड करेंगे तो हम बहुत आसानी से समझ लेंगे कि वो यहाँ पे प्रोग्राम जो है वो क्या चीज़ परफॉर्म कर रहा है, ये कौन सी कैलकुलेशंस कर रहा है. So that is why we mostly write the comments with the programs so that we can easily understand the programs. Comments are notes about different lines of code that explain the purpose of the code. ये डिफरेंट लाइंस ऑफ कोड के पर्पस को एक्सप्लेन करने के लिए हम बीच में एडिशनल नोट्स बीच में घुसा देते हैं. इसके अंदर कोई आपकी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना ही इसके ऊपर कोई सिंटेक्स रूल्स फॉलो हो रहे हैं कि आपने कमेंट स्टेटमेंट्स किस सिंटेक्स को लेके फॉलो करनी है. बस इसके अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि कमेंट राइटिंग होती किस तरह है. तो आप इसके अंदर कैपिटल लेटर्स डालें, स्मॉल लेटर्स डालें, नंबर्स डाल दें, जो मर्जी आपने कमेंट्स में डालना है डाल दें, उससे आपके ओवरऑल प्रोग्राम के सिंटेक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. The user can insert information notes in the code. It helps in debugging and modifying the program later. तो आप अपनी आसानी के लिए बीच में नोट्स जो ऐड करेंगे वो बाद में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे. आपने अगर डीबगिंग करनी होगी, उसमें से एरर्स रिमूव करने होंगे, तब भी आप इजीली उसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं. या प्रोग्राम को बाद में मॉडिफाई करना होगा, उसमें कोई चेंजेस करनी होंगी, तो हम डायरेक्ट उसी जगह पे पहुंच जाएंगे जहां पे हमने चेंजेस करनी है. अगर आपने कमेंट्स नहीं डाले हुए होंगे, फिर आपको ऊपर से प्रोग्राम पढ़ के लाना पड़ेगा, अच्छा जो मैं फंक्शनैलिटी चेंज करना चाह रही हूँ वो कहाँ पे लाई कर रही है. तो इस वजह से जो है वो पूरा प्रोग्राम स्टडी करना पड़ता है. लेकिन अगर यही काम आप कमेंट्स के साथ करेंगे तो आप कमेंट से इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपने कहाँ पे चेंजेस करनी है और कहाँ पे मॉडिफिकेशंस होनी चाहिए और कहाँ पे जाके एरर्स रिमूव होते हैं. Comments can be added anywhere in the code. Comments are added in programs in two ways. दो तरीके से आप कमेंट्स को ऐड कर सकते हैं. नंबर वन इज सिंगल लाइन कमेंट एंड द सेकंड वन इज मल्टी लाइन कमेंट. सिंगल लाइन कमेंट नाम से बता रहा है कि आप एक ही सिंगल लाइन पे सिर्फ कमेंट को ऐड करेंगे, और मल्टी लाइन नाम से बता रहा है कि मल्टीपल लाइंस पे अगर आपने कमेंट्स को लेकर जाना है तो उसको आप उसके अंदर डाल सकते हैं. सिंगल लाइन कमेंट में क्या है? द कमेंट्स ऑन सिंगल लाइन आर एडेड बाय यूजिंग डबल स्लैश.
हमें बस इसका इतना सिंटेक्स पता होना चाहिए कि कमेंट्स को किस तरह करके राइट डाउन करना है। ये जो डबल स्लैश है ये हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट के लिए यूज होता है। सिंगल लाइन जब भी कमेंट आपने करना है तो आप ये डबल स्लैश डालेंगे तो वहां से आपकी उस लाइन का कमेंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर आप उसके ऊपर जो भी अपनी स्टेटमेंट नोट्स डालना चाहते हैं वो आप उस लाइन के ऊपर डाल सकते हैं। Anything written on the right side of the double slash is considered as comments and is ignored during execution. आप लाइन के स्टार्ट में डबल लाइन ये डबल स्लैश डाल दें और उसके बाद राइट हैंड साइड पे जितने भी आप नोट्स उसके आगे उस लाइन के आगे डालेंगे वो आपकी एग्जीक्यूशन के दौरान इग्नोर हो जाएंगे बिकॉज दे विल बी कंसिडर्ड एज कमेंट्स। सेकेंड में हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट्स हैं। द मल्टी लाइन कमेंट्स आर रिटन इन द कोड बाय प्लेसिंग स्लैश विद स्टैरिक एट द बिगिनिंग ऑफ द कमेंट लाइन। मल्टी लाइन कमेंट के लिए हम क्या करते हैं, हम स्लैश डालते हैं और स्टैरिक डालते हैं। ये हमें बताता है कि यहाँ से अब कमेंटिंग स्टार्ट हो गई है। द करेक्टर स्टैरिक विद स्लैश इज यूज टू एंड द मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट के अंदर आपको स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों के अंदर जो है सिंबल डालने जरूरी हैं ताकि कंप्यूटर को पता चल सके या कंपाइलर को पता चल सके कि अब यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट चल रहे हैं। तो यहाँ पे आप स्लैश डालें और स्टैरिक डालें और उसके बाद अपना कोई भी टेक्स्ट राइट डाउन करें, जितनी लाइंस पे मर्जी है ले जाना है ले जाएं। और जहाँ पे आपके कमेंट्स खत्म हो रहे हैं वहां पे एंड पे आपने ये दोबारा से स्टैरिक डालना है और फिर स्लैश डालना है। तो ये जो है ये सिंटेक्स ऑफ राइटिंग सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट है। सिंगल लाइन में तो डबल स्लैश डाल देंगे तो वो बस आगे जो भी लिखना है वो लिख के नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे तो वो आपकी कोडिंग के अंदर कंसिडर होगा। तो इसके एंड पे आपको दोबारा से ये सिंबल डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पे उस कमेंट को हैंडल कर रहा है। लेकिन मल्टी लाइन कमेंट के स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों पे जो है आपको ये सिंटेक्स राइट करना जरूरी है, स्लैश स्टैरिक स्टार्टिंग में और स्टैरिक स्लैश एंडिंग में। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एन एग्जांपल ऑफ कमेंट्स इज एज फॉलोज। यहाँ पे हमारे पास ये जो गिवन है दैट इज विद डबल स्लैश। तो ये इसका मतलब ये है कि ये सिंगल लाइन कमेंट की बात करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन प्रोग्रामर। तो ये हमने एक सिंगल लाइन कमेंट जो है ये प्रोग्राम के अंदर डालना है तो आप डबल स्लैश के साथ इसको डाल सकते हैं। Another way to add comments on single line is as follows. Of course, आप दूसरे मेथड से भी सिंगल लाइन कमेंट को डाल सकते हैं। स्लैश स्टैरिक, these are also comments, और स्टैरिक स्लैश, तो ये भी हमारे पास एज ए कमेंट आ जाएंगे। तो एक लाइन के ऊपर भी आप स्टार्टिंग और एंडिंग में ये डाल दें तो आप इस कमेंट को भी इस सिंटेक्स को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने फॉर मल्टी लाइंस डालना है ऐड कमेंट्स ऑन मैनी लाइंस इन द प्रोग्राम तो स्लैश स्टैरिक और मल्टीपल लाइंस के ऊपर जो भी आपने लिखना है, दीज लाइंस आर फॉर द पर्पस ऑफ राइटिंग कमेंट्स, जो कि हमने 3 लाइंस के ऊपर लिखा है, और एट द एंड स्टैरिक स्लैश। तो ये राइट डाउन करके तो फिर आप जो है इसकी कमेंट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। सो बेसिकली आप मल्टी लाइन वाले मेथड से सिंगल लाइन और मल्टी लाइन दोनों डाल सकते हैं। अगर ये डबल स्लैश वाला मेथड आपको नहीं भी आता हो, स्लैश स्टैरिक वाला ही आता है, तो आप इससे सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइंस दोनों कमेंट्स जो हैं वो इसके अंदर डाल सकते हैं। Memorizing only the multi-line comment is way better than single line comment. Next, this is the last topic of this chapter, that is the typecasting. The process of converting the data type of a value during execution is known as typecasting. एग्जीक्यूशन के टाइम के ऊपर अगर हम किसी भी वेरिएबल की डाटा टाइप को चेंज कर दें तो वो हमारी टाइप कास्टिंग के अंदर आता है। इसका प्रोसेस क्या फॉलो होगा वो हम आगे इन डिटेल देखेंगे कि ड्यूरिंग जब आपका प्रोग्राम रन हो रहा है और उस टाइम पे जो है हम जो है अपने वेरिएबल्स की डाटा टाइप्स को चेंज कर रहे हैं तो ये हमारे पास प्रोसेस ऑफ टाइप कास्टिंग आता है। टाइप कास्टिंग की हमारे पास 2 टाइप्स हैं। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग है नंबर 1 पे, और सेकंड वन इज द एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग।
Implicit typecasting में क्या है? Implicit typecasting is performed automatically by the C compiler. The operands in the arithmetic operation must be of similar type. एक तो ये कि implicit जो typecasting है ये C compiler automatically handle करता है. इसके अभी हम एग्जाम्पल भी देखेंगे, उससे भी हमें क्लियर होगा कि ये ऑटोमेटिकली C compiler implicit typecasting को कैसे हैंडल करता है. The operands in the arithmetic operation must be of similar types. अच्छा, ये सिमिलर टाइप्स का होने का मतलब ये है कि आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेशन तो कोई भी परफॉर्म हो सकता है, ए प्लस बी, ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए डिवाइडेड बाय बी, ए माइनस बी, तो ये सारे ऑपरेशन जो है ये अरिथमेटिक ऑपरेशन है. तो इनके ऑपरेंड्स जो हैं जो कि ए और बी है, इनके सिमिलर टाइप्स होने जरूरी है. मीनिंग अगर ए इंट डेटा टाइप का है तो बी भी इंटीजर डेटा टाइप का ही होना चाहिए. अगर ए फ्लोट डेटा टाइप का है तो बी को भी फ्लोट डेटा टाइप का ही होना चाहिए. तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस जब भी परफॉर्म करते हैं तो उनके ऑपरेंड्स जो हैं या जो वेरिएबल्स हैं वो सिमिलर डेटा टाइप के होते हैं. If the data type of operations are different, the value with lower data type is converted into higher data type. This is the main thing that happens in implicit typecasting कि अगर डेटा टाइप एक ऑपरेशन में डिफरेंट है, लाइक ए मल्टीप्लाई बाय बी कर रहे हैं और उसके अंदर ए जो है वो हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप का है और बी जो है वो फ्लोट डेटा टाइप का है, दोनों की डेटा टाइप्स डिफरेंट हो गई हैं. तो इस केस में क्या होगा? द लोअर डेटा टाइप इज कन्वर्टेड इनटू हायर डेटा टाइप. लोअर डेटा टाइप जो होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू हायर डेटा टाइप. अब ये कौन बताएगा कि लोअर कौन सी डेटा टाइप होगी और हायर कौन सी डेटा टाइप होगी? तो ये हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स को यहाँ पे देखते हैं. दिस इज द ऑर्डर ऑफ टाइप कास्टिंग. ऑर्डर ऑफ टाइप कास्टिंग ये कहता है कि नीचे से हमारा जो है वो 4 डेटा टाइप स्टार्ट हो रहा है. 4 जो है वो हमारे पास लोएस्ट डेटा टाइप जो है वो कंसिडर होता है. 4 is the lowest data type. उससे ऊपर हमारे पास इंट है, फिर हमारे पास लॉन्ग है, फिर हमारे पास फ्लोट है, फिर हमारे पास डबल है और उसके बाद लॉन्ग डबल है. लॉन्ग डबल जो है वो हाईएस्ट डेटा टाइप की हाईएस्ट डेटा टाइप कंसिडर हो रहा है यहाँ पे. दिस इज द हाईएस्ट डेटा टाइप और 4 जो है वो लोएस्ट डेटा टाइप है. इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग ये कहती है कि अगर हमारे पास दो तरह के या मल्टीपल डेटा टाइप्स इंक्लूड हो रहे हैं एक ही एक्सप्रेशन के अंदर, तो जो लो ऑर्डर का है उसको कन्वर्ट कर दें इनटू हाई ऑर्डर. तो यहाँ पे लो ऑर्डर नीचे से स्टार्ट हो रहा है. 4 लोएस्ट ऑर्डर का है, उसके ऊपर इंट है, फिर लॉन्ग है, फिर फ्लोट है, फिर डबल है और फिर लॉन्ग डबल है. लॉन्ग डबल जो है वो हाईएस्ट ऑर्डर पे आ रहा है. तो अगर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, एक इंट डेटा टाइप का है और एक फ्लोट डेटा टाइप का है, तो जब कन्वर्ट होगा तो ये हाई ऑर्डर में होगा, जो कि इंट वाले को ये फ्लोट वाले में कन्वर्ट कर देगा. तो ये हमारे पास इम्प्लिसिट डेटा टाइप के अंदर आता है. अगर लॉन्ग और फ्लोट में होगा तो लॉन्ग वाला कन्वर्ट हो जाएगा, जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो हमारे पास फ्लोट में की फॉर्म में आएगा, लॉन्ग की फॉर्म में नहीं आएगा क्योंकि वो लो ऑर्डर में लाए कर है. फ्लोट क्योंकि हाई ऑर्डर में लाए कर है तो इसलिए हमारे पास इस फॉर्म में आंसर आएगा. सेम केस अगर इंटीजर और डबल के केस में देखें तो इंटीजर जो है वो लो ऑर्डर में है, डबल हाई ऑर्डर में है, तो हमारा जो रिजल्ट जनरेट होगा वो इन द फॉर्म ऑफ डबल होगा. So that is the concept of implicit typecasting कि लो ऑर्डर डेटा टाइप को जो है वो इग्नोर करके हाई ऑर्डर डेटा टाइप का फॉर्म में जो है वो रिजल्ट को जनरेट किया जाए. Example है, suppose x is an integer variable and y is a long variable. अब यहाँ पे जो था इंटीजर नीचे है, लॉन्ग ऊपर है हमारे पास. तो हमारे पास एक्सप्रेशन है x प्लस वाई. हमने इस एक्सप्रेशन को वैल्यूएट करना है. In the above expression, the data type of x is lower than the data type of y. x की data type low है और then y.
So the value of x will be converted into long during the evaluation expression. The data type of x is not changed, only the data type of the value of x is changed during the execution of the expression. तो x प्लस वाई में x इंटीजर डाटा टाइप है, y लॉन्ग डाटा टाइप है. ये ऊपर इन्होंने गिवन किया हुआ है कि x इज इंटीजर एंड y इज लॉन्ग. तो क्योंकि इंटीजर डाटा टाइप जो है वो नीचे लाई कर रही है और लॉन्ग डाटा टाइप ऊपर लाई कर रही है, तो हम जो है नीचे वाली को इग्नोर कर देंगे. तो लोअर डाटा टाइप जो है वो हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम हायर वाली को कंसिडर करेंगे. तो x जो है वो एक्चुअल में लॉन्ग डाटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा ड्यूरिंग द एक्सप्रेशन. एक्चुअल में x की डाटा टाइप चेंज नहीं हो रही है. x को ऊपर जो हमने लॉन्ग x लिखा हुआ है वो लॉन्ग x ही रहेगा, वो इंटीजर x ही रहेगा, उसकी डाटा टाइप इंटीजर ही रहेगी. लेकिन क्या होगा, ओनली द डाटा टाइप ऑफ द वैल्यू ऑफ x इज चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द एक्सप्रेशन. तो एग्जीक्यूशन के टाइम पे जो x की वैल्यू है उसकी सिर्फ डाटा टाइप चेंज होगी और वो लॉन्ग होके उसका रिजल्ट जो है वो लॉन्ग में जनरेट हो जाएगा. सो ये काम जो है ये हमारी टाइप कास्टिंग के अंदर आता है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द डाटा टाइप ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, दैट इज द एक्चुअली टाइप कास्टिंग कॉन्सेप्ट. सो एक्चुअल में वेरिएबल्स की डाटा टाइप्स चेंज नहीं हो रही हैं, डाटा टाइप्स उनकी वही रहेंगी, x इंटीजर ही रहेगा और y लॉन्ग ही रहेगा. लेकिन जब एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम तो x की जो वैल्यू है वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू लॉन्ग, और फिर लॉन्ग प्लस लॉन्ग का आंसर जो है वो हमारे पास लॉन्ग डाटा टाइप की फॉर्म में ही आएगा. Second type is the explicit typecasting. Explicit casting is performed by the programmer. It is performed by using cast operator. एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग परफॉर्म करने के लिए आपको स्पेशली एक कास्ट ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, इसके बगैर आप एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग नहीं कर सकते हैं. द कास्ट ऑपरेटर टेल्स द कंप्यूटर टू कन्वर्ट द डाटा टाइप ऑफ अ वैल्यू. कास्ट ऑपरेटर ये बताता है कि आपने डाटा टाइप ऑफ द वैल्यू किस तरह करके चेंज करनी है. अगर ये आप नहीं लिखेंगे तो उसके बगैर ये आप एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग नहीं कर सकते हैं. तो सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स ऑफ कास्ट ऑपरेटर इज टाइप एक्सप्रेशन सेमीकोलन. टाइप को हमने ब्रैकेट में लिखा हुआ है एंड इट इंडिकेट्स द डाटा टाइप टू विच द ऑपरेंड इज टू बी कन्वर्टेड. हमने ऑपरेंड को जिस टाइप में भी कन्वर्ट करवाना है उसको हम ब्रैकेट के अंदर मेंशन कर देंगे, जो भी डाटा टाइप हमें चाहिए होगी. और एक्सप्रेशन क्या है, इट इंडिकेट्स अ कांस्टेंट वेरिएबल एक्सप्रेशन हुज डाटा टाइप इज टू बी कन्वर्टेड. तो इसके अंदर आप वेरिएबल डाल दें, कांस्टेंट डाल दें, एक्सप्रेशन डाल दें, तो जिसके भी आपने डाटा टाइप कन्वर्ट करवानी है तो वो आप यहाँ पे एक्सप्रेशन के अंदर लिखेंगे, और टाइप में आपने जो भी कन्वर्टेड फॉर्म में लिखनी है तो वो आप टाइप मेंशन कर देंगे. इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कंप्यूटर ऑटोमेटिकली हैंडल करता है, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग यूजर खुद डिफाइन करता है. तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, सपोज x एंड y आर टू फ्लोट वेरिएबल्स. x जो है वो 10.3 है और y जो है वो 5.2 है. यहाँ पे हमारे पास दोनों की वैल्यूज इधर गिवन है, 10.3 एंड y इज एक्चुअली 5.2. तो हमारे पास एक्सप्रेशन है x मॉड्यूलस ऑफ y, ये जो परसेंटेज का साइन है दिस इज फॉर मॉड्यूलस. The above expression will generate an error because data type of x and y is float. अब जो हमारे पास मॉड्यूलस ऑपरेटर है ये सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स के साथ काम करता है और हमने वैल्यूज दोनों फ्लोट पास ऑन की हैं, तो इसकी वजह से हमारी ये इस एक्सप्रेशन की वजह से एरर जनरेट हो जाएगा. द मॉड्यूलस ऑपरेटर कैन नॉट वर्क विद फ्लोट वेरिएबल्स. ये इस तरह का डिजाइन ही नहीं है ऑपरेटर कि ये फ्लोट वेरिएबल्स के साथ भी काम करे. इट ओनली वर्क्स विद इंटीजर्स. ये सिर्फ और सिर्फ इंटीजर डाटा टाइप्स के साथ काम करता है, ये इंटीजर वेरिएबल्स के साथ काम करता है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर वी विल यूज एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग. तो उसके लिए हम ये एक्सप्रेशन एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग की फॉर्म में जो है वो मेंशन कर देंगे. और वो हम कैसे करके कर रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर हम टाइप मेंशन कर रहे हैं दैट इज इंटीजर, ब्रैकेट के बाहर हम वेरिएबल का नाम लिख रहे हैं दैट इज एक्स, मॉड्यूलस का साइन एज इट इज आया, फिर ब्रैकेट के अंदर इंट और फिर ब्रैकेट के बाहर वाई. तो ये बेसिकली ये टाइप एक्सप्रेशन जो है वो इसी तरह करके काम कर रहा है.
The above statement converts the values of x and y into integers and evaluates the expression. इससे जो है हम इधर इनकी डाटा टाइप्स चेंज कर रहे हैं. The value of x will be converted to 10 and the value of y will be converted to 5. So the result of the above expression will be 0. क्योंकि यहाँ पे अब ये इंटीजर में कन्वर्ट होगा तो डेसिमल पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जो है वो इग्नोर हो जाएगी. अच्छा, एक चीज और ध्यान में भी रखनी है कि हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट नहीं है. अगर यहाँ पे वैल्यू 10.9 गिवन होती तो वो उसको इंटीजर फॉर्म में फिर भी 10 ही कंसिडर करता, क्योंकि ये डेसिमल के बाद वाली सारी वैल्यूज को टोटली इग्नोर कर देता है. तो ये 10.3 जो है वो इंटीजर फॉर्म में 10 हो गई है और 5.2 जो है वो इंटीजर फॉर्म में 5 हो गई है. जब इन दोनों को आप डिवाइड करके इनके रिमाइंडर को चेक करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 0. सो दैट इज वाई द मॉड्यूलस का जो आंसर आएगा दैट विल एक्चुअली बी 0. सो दिस इज द एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग. This is the last program. Write a program that divides two float variables and finds the remainder by using explicit casting. तो उन्होंने मेंशन कर दिया है कि 2 फ्लोट वेरिएबल्स को लेके हमने उनको डिवाइड करना है और उनका रिमाइंडर फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main, ये एज इट इज प्रोग्रामिंग सिंटेक्स. अब क्योंकि दोनों फ्लोट वेरिएबल्स हैं तो सबसे पहले हम फ्लोट ए बी करेंगे और इंट सी करें, क्योंकि हमने रिजल्ट जो है वो इंटीजर फॉर्म में लेकर आना है. तो ए को जो है वो हमने वैल्यू असाइन की 10.3, बी को असाइन की हमने 5.2 और इसके अंदर सी जो है अब ये एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग की फॉर्म में हम इसको लिखेंगे, जिसमें हम ब्रैकेट में इंटीजर ए, फिर मॉड्यूलस का साइन और फिर ब्रैकेट में इंटीजर और आगे बी. तो ये ए और बी का यहाँ पे डाटा टाइप को चेंज कर रहा है फ्रॉम फ्लोट टू इंटीजर और इनका मॉड्यूलस कैलकुलेट होगा और उसका रिजल्ट जो है वो हमारे पास कैलकुलेट होने के बाद जो है वो सी वेरिएबल के अंदर पास ऑन हो जाएगा. सो द printf विल बी रिजल्ट इज %d. %d जो है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो कि वेरिएबल इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करता है. तो सी जो है उसकी वैल्यू जो है वो डी के अंदर शिफ्ट हो जाएगी. तो यहाँ पे जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आउटपुट आएगा तो रिजल्ट इज एक्चुअली 0, क्योंकि 10.3 और 5.2 का जो हम करेंगे तो 10 डिवाइडेड बाय 5 होगा, जिसका रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा. तो इस केस में जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट होगा दैट विल एक्चुअली बी 0. At the end, we will write getch that will be returned the value that is used for returning any kind of value. So this is the program for explicit typecasting. इस तरह के प्रोग्राम्स पेपर में बहुत रेयरली ही आते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आपने टाइप कास्टिंग के साथ जो है वो प्रोग्राम अगर आ जाए तो उसको किस तरह करके राइट डाउन करना. ओके, दैट इज इट फॉर द 9th chapter. Today we have finished our 9th chapter. In case of any queries, you can left it in the comment section below. I will get back with you on that. And do subscribe the channel and also click on the notification icon. Thank you for listening and Allah Hafiz.